91.2 हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा, गृह विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपका इस व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसे आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इस सप्ताह के अंतर्गत पोषण के महत्व को जगह जगह प्रसारित किया जाता है, लोगों में पोषण की जागरूकता को बढ़ाया जाता है और कई सारे कार्यक्रम इसमें राष्ट्रीय स्तर पर करे जाते हैं। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गृह विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो श्रोताओं, इस वर्ष के पोषण सप्ताह की थीम है सभी के लिए एक समान पोषण, अर्थात सभी के लिए संतुलित एवं उपयुक्त आहार सभी को प्राप्त हो। यह इस पोषण सप्ताह की थीम है। हमने पूर्व में कई व्याख्यानों में विभिन्न आयु वर्गों, शारीरिक अवस्थाओं, कई लोगों के लिए हमने पोषण के महत्व पर चर्चा की है। आज की हमारे इस व्याख्यान की चर्चा का विषय है विषम परिस्थितियों में पोषण। विषम परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें जो स्थितियां हैं उससे अलग, मतलब उसमें वातावरण और उसमें जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो सबसे जो अलग चीजें होती हैं, उस वातावरण में पोषण पे हम आज बात करेंगे। इसको हम चरम वातावरण या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। और वैसे तो मनुष्य जो होता है वो पृथ्वी के लगभग सभी क्षेत्रों, ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा, अंतरिक्ष, इन सब में जीवित रहने और काम करने में सक्षम है। और इनमें से कुछ स्थानों पर दुर्गम वातावरण होने के कारण बहुत ही कम समय के लिए जाया जाता है। इसमें हम जैसे अंतरिक्ष में जाने को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या हम अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं या फिर हम भूमध्य रेखा के समीप यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब जो जगहें हैं यहाँ पर वातावरण बहुत विषम होता है। मतलब कि या तो बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंड होगी, या फिर जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको पृथ्वी से एकदम डिफरेंट वातावरण देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होता इन जनरल जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है। तो इन सब विषम परिस्थितियों पे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, और शरीर पे जो प्रभाव पड़ते हैं उससे हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, क्या हमारी इसमें पोषण आवश्यकताएं होती हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सारी स्थितियों को मैं एक एक करके लूंगी इसमें। तो सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे जो बहुत ऊंचाई होती है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग जैसे जो लोग करते हैं, उनके लिए क्या पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, उस पर हम बात करेंगे। यद्यपि जैसे मैंने अभी बात करी कि मनुष्य बहुत अडेप्टिव स्पीशीज हैं, जैसे किसी भी स्थिति में हम अडेप्ट करने में सक्षम हैं, परंतु हमारी एक जो लिमिटेशन है बॉडी की वो है होम्योथर्मी। होम्योथर्मी होता है जैसे एनवायरनमेंट में जो भी टेम्परेचर हो, पर हमारी बॉडी का जो एक बेसिक टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी कंडीशन में अगर उस टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो वो स्थिति हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वैसे तो हमारे शरीर में इस चीज को काबू करने के लिए कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म पहले से ही होते हैं। जैसे जब बहुत ठंड लगती है तो बॉडी शेक करती है, कंपकपी लगती है, या जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, तो बॉडी इस तरह से अपने को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। परंतु जब ये वाले सिस्टम से भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हमें फेस करने को मिलती हैं, या फिर हम ये कहें कि शरीर का तापमान जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे नीचे चला जाता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से, या फिर 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, तो ये दोनों ही केस में फिजिकल और मेंटल दोनों ही परफॉर्मेंस जो होती है बॉडी की, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यह दोनों ही स्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, खासकर जब हम ऊंची जगहों पे यात्रा करते हैं, जैसे उच्च ऊंचाई वाले जगह पे यात्रा करते हैं। आपने सुना भी होगा वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है हवा की, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बॉडी को बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है। इस स्थिति को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और हाइपोक्सिया जो होता है वो अगर जो इसका बॉर्डर लाइन है उससे ज्यादा हो जाए तो ये स्थिति शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जो व्यक्ति 10,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर यात्रा करते हैं, या अचानक से इसमें अगर ऊंचाई में यात्रा अचानक जैसे करी जाए, जैसे आप एकदम प्लेन एरिया में हैं और अचानक से आप बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पे चले गए हैं, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है। और इसमें कई सारे लक्षण सम्मिलित हैं, जैसे बेचैनी, सर दर्द, वॉमिट और अस्वस्थता, एक मतलब घबराहट, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी होता है। और
हाइपॉक्सिया जैसे मैंने अभी बात करी वो हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे धूप बहुत तेज़ लगती है, तो ये चीज़ भी शरीर के लिए खतरनाक होती है। तो इसमें क्या आवश्यकताएं होती हैं शरीर की, और क्या भोजन का सेवन होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। जब व्यक्ति ऊंची ऊंचाई पे जाता है, ऊंची जगहों पे यात्रा करता है, तो वजन कम होना एक बहुत ही आम बात होती है, और यह कुपोषण के कारण हो सकता है। क्योंकि हाइपॉक्सिया होने से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बात करी एक्यूट माउंटेन सिकनेस से एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, ये लक्षण हो सकता है। एक जनरल अनवेल होने की फीलिंग आती है, जैसे जी खराब होना या घबराहट होना, वॉमिट होना। तो इससे क्या होता है कि भूख नहीं लगती। पहले 3 दिन हाइपॉक्सिया का असर बहुत ज्यादा होता है, और इसमें व्यक्ति को बिल्कुल भूख नहीं लगती, और ये एक मेन रीजन है वजन कम होने का। इसके अलावा टेस्ट बड्स में कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मीठे और नमक के लिए जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है, मतलब कि किस लेवल पे आके आपको खाने में मीठा और नमक लगता है, वो बढ़ जाता है। और खट्टे और कड़वे के लिए ये चीज़ कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, बहुत कम कड़वी चीज़ भी आपको ज़्यादा कड़वी लगेगी, बहुत कम खट्टी चीज़ भी आपको ज़्यादा खट्टी लगेगी, और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ भी आपको कम लगेगी। इसका एक कॉमन आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं, वहां पे लोग मीठा बहुत खाते हैं या चाय में चीनी ज्यादा खाते हैं। तो सेम मैदानी हिस्से का जैसा स्वाद पाने के लिए सेम फूड आइटम में आपको ज्यादा शुगर या ज्यादा सॉल्ट ऐड करना पड़ता है। इसलिए जो पहाड़ के लोग होते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग होते हैं, वो मीठा और नमक ज्यादा खाते हैं। जो लोग हाई एल्टीट्यूड वाले लोग होते हैं, या जो ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों में, जो लोग सिंपल जिसको हम माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए हाई कार्बोहाइड्रेट फूड अच्छा होता है। क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है वो बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी बॉडी को एक कांस्टेंट एनर्जी की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। तो इसलिए आहार में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए। वसा में ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं होता फैट कंजम्पशन में, परंतु ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों पे वसा का अवशोषण शरीर में कम हो जाता है ड्यू टू एनोरेक्सिया, या इसको हम कह सकते हैं एक जनरल जो अनवेल की फीलिंग होती है उसकी वजह से। तो वसा का जो सेवन है वो ध्यान में रखकर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर लंबे समय तक रहते हैं तो उससे बॉडी में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन यानी ईडिमा, यानी शरीर में एक जनरल जो स्वेलिंग होती है वो हो सकती है। और यूरिन लॉस हो सकता है सोडियम और पोटेशियम का। जिंक का लेवल जो होता है वो कम हो सकता है। इसके अलावा जो फैट ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में वो बढ़ जाता है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जो ज़्यादा ऑक्सीकरण हो रहा है शरीर में, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए आहार में। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट उनका लेना ज़रूरी है, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। इसके साथ साथ विटामिन ए का दूसरा फॉर्म जो है प्लांट का बीटा कैरोटीन, साथ साथ सेलेनियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इनकी अधिक मात्रा आहार में लेनी ज़रूरी है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस होते हैं उनकी गति को धीमा करते हैं या उनको होने से रोकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं ठंडे और ध्रुवीय वातावरण में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की। इसमें बेसिकली हम कैलोरी रिक्वायरमेंट को फोकस करते हैं। आमतौर पे जब हम गर्म या ऊंचाई वाली जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पर गर्म जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, या बॉडी में जो हीट बिल्डअप हो रही है उसकी वजह से, या ऊंचाई वाली जगहों में हाइपॉक्सिया की वजह से जो कैलोरी इंटेक होता है वो कम हो जाता है। परंतु ठंड में ऐसा नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें ऊर्जा आवश्यकताएं बेसिकली जो ठंड की इंटेंसिटी है, यानी कितनी ठंड हो रही है, या हवा की गति है, या बर्फ का पिघलना है, या बर्फ वाली जगहों पे चलना है, या बेसिकली अगर हम पोल्स जो हैं अर्थ के यानी अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्रों में, वहाँ पे कितनी अमाउंट में सनलाइट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टूवर्ड्स द पोल्स एरियाज होते हैं, जगह हैं अर्थ में, वहाँ पे जो सनलाइट है उसका जो पैटर्न है सनराइज, सनसेट और डे लाइट और नाइट का, वो चेंज है और जगहों से। जो टूवर्ड्स दी पोल्स जो जगहें हैं वहाँ पर जो विंटर्स होते हैं वो लंबे होते हैं, या पोलर नाइट्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर 24-24 घंटे तक भी सूरज उदय नहीं होता, या फिर मिडनाइट सन देखने को मिलता है। मिडनाइट सन वो स्थिति है जहाँ पर सूरज नहीं डूबता, ढलता है पर पूरी तरह नहीं डूबता, और इस तरह से रात देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह की कंडीशंस भी प्रभावित करती हैं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को।
ठंड के जब भी संपर्क में व्यक्ति आता है तो उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। और आमतौर पे आपने इसको ऐसे भी देखा होगा कि जो ठंडी जलवायु के लोग हैं वो गर्म जगह वाले लोगों से ज़्यादा खाना खाते हैं। जब आप कहीं ठंडी जगहों पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है। इसके अलावा कपड़ों के वजन से और चलने में दिक्कत होने की वजह से या ज़्यादा चलने की वजह से भी ऊर्जा आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जब ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर नाइट्स होती हैं या सर्दियों के महीने होते हैं जहाँ पे लंबी रातें होती हैं या सूरज नहीं उगता, ऐसे जो दिन होते हैं वहाँ पे, ऐसे जो फेजेस होते हैं वहाँ पर शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो जाती है। ऐसे केसेस में आपने जनरली भी देखा होगा कि जैसे जैसे दिन ढलता है या जैसे जैसे रोशनी कम होती है सूर्य की, तो वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटीज कम होने लगती है। तो उसकी वजह से भी शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और शरीर के वजन में वृद्धि होती है। इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं ठंडी जगहों में जो ज़्यादा भूख के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे भोजन का स्वादिष्ट होना, क्योंकि भोजन ज़्यादा फैट युक्त होता है या इस तरह का फूड हो सकता है जिसमें नॉन वेजिटेरियन आइटम ज़्यादा हो सकते हैं, कम तापमान की वजह से और शारीरिक गतिविधियों आदतों में बदलाव की वजह से, या फिर ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सोशल ना होने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो लोनलीनेस की वजह से भी आदमी ज़्यादा खाता है, व्यक्ति ज़्यादा खाता है और इस वजह से वजन बढ़ता है। तो इसमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक ना हो। कैलोरी इंटेक जो हो वो शारीरिक गतिविधि और हमारे शारीरिक स्थिति के अकॉर्डिंग ही हो। इसके अलावा जैसे ठंड के क्षेत्रों में ज़्यादा प्यास नहीं लगती पर बॉडी को पानी की ज़रूरत है, इसलिए हाइड्रेटेड हो रहने के लिए या एडिक्वेट हाइड्रेशन के लिए पानी, सूप और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का सेवन अवश्य करना चाहिए। और यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, क्योंकि अगर जंक फूड्स या ऐसे रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खाया जाए तो उससे क्या होगा कि पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है। इसके अलावा अब बात करेंगे गर्म वातावरण में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की। अभी हमने बात करी बहुत ठंडी जगहों पर क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में या क्या क्या आहार में चेंजेस होते हैं। अब बात करेंगे गर्म वातावरण की। गर्म वातावरण में जैसा आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि व्यक्ति को हीट स्ट्रेस हो सकता है, जिसमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, अपच हो सकती है, खाना बिल्कुल नहीं पचता या खाना खाने का मन नहीं करता, या बॉडी के टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा आंतों की गतिशीलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जिसको एक्सक्रीशन बॉडी कहते हैं, उसको एक्सक्रीशन होना वो कम हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति बहुत लेथार्जी हो जाता है, बहुत थकान रहती है, फटीग रहता है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा डिसेंट्री, डायरिया, उल्टी, दस्त और लू लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स के बहुत एक्टिव होने की वजह से, पसीने की ग्रंथियों के एक्टिव होने की वजह से और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू एयर होने की वजह से गर्म वातावरण में ऊर्जा व्यय थोड़ा बढ़ता है और बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि लगभग 38 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्जा आवश्यकता में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू इनका लॉसेस हो सकता है, तो इसका आहार में ध्यान देना चाहिए। और थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन बी6, क्योंकि जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है इसके लिए ज़रूरी है, तो इसका भी उपयोग आहार में अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा पसीने से लॉस होने की वजह से सोडियम की आवश्यकता बढ़ जाती है और पोटेशियम की भी आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति किसी गर्म क्षेत्र में जाता है और वह ढल जाता है, अनुकूलन जिसको हम कहते हैं, अडेप्टेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद सोडियम का तो लॉस नहीं होता इतना ज़्यादा, पर पोटेशियम का लॉस फिर भी कॉन्टिन्यूसली होता है, जिसको बॉडी पूरा नहीं कर पाती। तो इसके लिए जो भी आहार हो, खासकर पेय पदार्थों में पोटेशियम लेना चाहिए और इसके लिए कोकोनट वाटर एक बहुत अच्छा स्रोत है। अब बात करेंगे हम अंतरिक्ष मिशनों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो कि भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है अंतरिक्ष मिशन में, तो ये आम जनता में भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय बन गया है। अंतरिक्ष जो मिशन होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कैसे होता है। तो हम क्योंकि खाद्य पोषण से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बात करेंगे कि जो अंतरिक्ष मिशनों पर लोग जाते हैं, जो काफ़ी महीनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में रहते हैं, या जो
इंटरप्लैनेटरी या ये सब मिशंस होते हैं, इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सब लोगों के लिए पोषण संबंधी क्या आवश्यकता होती है या क्या बॉडी पे इसमें असर पड़ता है और इससे पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है, हम इस पे बात करेंगे। अंतरिक्ष उड़ानों के लिए विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं में ऊर्जा के लिए कैलोरी की पर्याप्त उपलब्धता, आहार में जो कैलोरी रिच फूड होने जरूरी है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और वाटर की जो कमी को पूरा करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन जरूरी है। और गुर्दे की पथरी को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम लॉस होता है और जो आहार में एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया जाता है और उसके अलावा जो बॉडी से वाटर लॉसेस होते हैं उससे गुर्दे में पथरी हो सकती है। शारीरिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ये सारे परिवर्तन बेसिकली होते हैं माइक्रोग्रेविटी की वजह से, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पेस में। माइक्रोग्रेविटी वो होती है जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या गुरुत्वाकर्षण इसको हम कहते हैं वो नहीं होता या कम होता है। और इस पर क्या प्रभाव होता है मनुष्य पर इस कम या सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का? इससे स्पेस मोशन सिकनेस हो सकती है। जो स्टडीज में देखा गया है कि लगभग 70% जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको स्पेस मोशन सिकनेस होती है, जिसमें घबराहट होना, सर दर्द होना, एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना, उल्टी आना, जो हार्ट बीट होती है उसका बढ़ना और पल्स रेट में जो नाड़ी का दबाव होता है, जो प्रेशर होता है उसमें कमी होना, ये सब हो सकता है। इसके अलावा बॉडी का जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है उसमें कमी आ सकती है। कैल्शियम का लॉस होता है बहुत ज़्यादा बॉडी से, और जो जनरल मसल का एनर्जी होती है या जिसको हम कह सकते हैं जो पावर होती है, बॉडी की मस्कुलर पावर होती है, वो कम हो जाती है। और मसल लॉस तो इतना नहीं होता, पर स्केलेटल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। स्केलेटल लॉस मतलब हड्डियों की हानि बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली कैल्शियम की हानि बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और देखा गया है कि अगर 1 महीने की अंतरिक्ष उड़ान है उसमें लगभग 0.4 से 1% तक खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आते हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, क्योंकि उससे इस स्ट्रेस से बॉडी में फ्रैक्चर हो सकते हैं, मसल पुल हो सकते हैं और लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में असमर्थता हो सकती है। और अमूमन जो अडेप्टेशन प्रोसेस है या इसको ठीक होने में 2 से 8 हफ्ते लगते हैं। जब भी अंतरिक्ष यात्री किसी स्पेस स्टेशन पे जाते हैं या वहाँ पे कुछ टाइम बिताते हैं तो उसके दौरान पर्याप्त पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर्याप्त पोषण को सुनिश्चित करने के लिए जो अंतरिक्ष पोषण विशेषज्ञ होते हैं या जो इनके डाइटिशियंस होते हैं उनको पता होना चाहिए कि विभिन्न अंतरिक्ष यात्रियों की व्यक्तिगत जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे उसको टैकल किया जा सके और उनकी इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली फूड अवेलेबल होने चाहिए। इसमें सबसे पहला है कैल्शियम और विटामिन डी। जैसे नॉर्मल कंडीशंस में जब भी हम कैल्शियम युक्त भोजन खाते हैं तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो आंतों में अवशोषित होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जो हमें प्राप्त होता है। पर अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान जो आंतों से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। इवन जब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आहार में अतिरिक्त कैल्शियम लेते भी हैं तब भी उनकी हड्डियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो कैल्शियम लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है सूर्य की किरणों से, वो इनमें नहीं बनता, क्योंकि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो बहुत अधिक यूवी रेडिएशन प्राप्त होता है, तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है तो वो भी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यान होता है उसको शील्ड कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनको बिल्कुल भी ये प्राप्त नहीं होता और उससे कमी हो सकती है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको विटामिन डी जो होता है वो आहार से देते हैं, परंतु फिर भी जो होता है जो इस पूरे जो उनका मिशन होता है इसके दौरान उनके विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा सोडियम का एक्सेसिव इंटेक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेस मिशंस में वो रेडी टू ईट होते हैं, प्रिजर्व्ड होते हैं, तो उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आहार में बढ़ा हुआ सोडियम जो होता है वह यूरिन में जो कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा होती है उससे रिलेटेड होता है, तो इससे किडनी स्टोन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और तरल पदार्थों का सेवन कम से कम 2 लीटर लिक्विड होना चाहिए पर डे, जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन और स्टोन फॉर्मेशन ना हो।
और कई सारे खाद्य पदार्थों के टाइप होते हैं जो अंतरिक्ष मिशनों में दिए जाते हैं, जैसे इसको कह सकते हैं थर्मोस्टेबलाइज्ड। इसमें हाई टेम्परेचर पे जो प्रिजर्व्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो टिन्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खाया जाता है, जिसको ऑफ द शेल्फ आइटम कह सकते हैं। फिर होते हैं इरेडिएटेड फूड, यानी कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं उनसे प्रिजर्वेशन करा जाता है इन फूड्स का, और वो लूज लैमिनेटेड पाउच में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स होते हैं, यानी कम नमी वाले सूखे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें पाउच में पैक किया जाता है, जैसे ड्राइड कोई फ्रूट हो, एप्रिकॉट्स हो, ये सब। इसके अलावा फ्रीज ड्राइड फूड है। फ्रीज ड्राइड वो होते हैं जैसे खाद्य पदार्थ हैं, इनको रेडी टू ईट फूड बनाया जाता है, और रेडी टू ईट मतलब खोल के सीधे आप खा सकते हैं। उनको फ्रीज करते हैं, फिर उसके बाद फ्रीज ड्रायर में उनको ड्राई करते हैं, उनमें जितना पानी है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसमें यूजुअली फ्रूट्स वगैरह आइटम होते हैं, और जिनको हम रेडी टू ईट खा सकते हैं। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनमें पहले आपको गर्म या ठंडे पानी में उसको बनाना पड़ता है, और उसके बाद आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद है रीहाइड्रेटेबल, यानी फिर से सूखे जो खाद्य पदार्थ या अनाज होते हैं जिनको पानी से पुनः हाइड्रेट करते हैं, इनको एक सेमी सॉलिड प्लास्टिक कंटेनर में पैक करके अवेलेबल कराया जाता है। फिर है नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्ट, जैसे एनर्जी बार्स हैं या कुकीज हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको लूज प्लास्टिक पाउच में पैक करके दिया जाता है। इसके अलावा बेवरेजेस हैं। बेवरेजेस जो होते हैं वो ड्राइड पाउडर फॉर्म में दिए जाते हैं, जिनको वहां पे रिहाइड्रेट करके कंज्यूम करा जाता है, और इनको कंटेनर से पैक किया जाता है, जिसको अंतरिक्ष यात्री रिहाइड्रेट करके पी सकते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट या अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको पूरी कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस जो व्याख्यान है इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने बात करी कि जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनमें कैसे हम आहार दे सकते हैं, कैसे उनमें बॉडी में चेंजेस होते हैं, और क्या क्या उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हमने आज बात करी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।